फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी का ज्यादा हिस्सा राज खोसला के बारे में लिखी किताब से लिया गया है। राज खोसला द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, बुक बाय अम्बरीश रॉय चौधरी, अनीता खोसला एंड उमा खोसला कपूर। 1960 के दशक में अखबार डाकुओं की खबरों से भरे होते थे। कहीं लूटमार हुई, कहीं पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। उन्हीं दिनों राज खोसला ने एक खास खबर भी पढ़ी। वो ये थी कि एक गांव के लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम सब मिलके डाकुओं का मुकाबला करेंगे, और ऐसा ही किया। गांव वालों ने 13 डाकुओं को मार दिया था। यह खबर राज खोसला के मन में बैठी रही। फिर एक समय पर राज खोसला के मन में विचार आया कि इस तरह की कोई फिल्म बनाई जाए। उस दौर में कई प्रोडक्शन हाउसेस के अपने स्टोरी डिपार्टमेंट होते थे। डाकुओं की ये कहानी तैयार करने के लिए राज खोसला एंटरप्राइज का स्टोरी डिपार्टमेंट काम पर लग गया। इस टीम में राज खोसला के साथ थे उनके बहुत खास लेखक अख्तर रोमानी और जी.आर. कामत। राज खोसला चाहते थे कि मेरी इस फिल्म में जो विलन होगा, जो मेन डाकू होगा, वो बहुत बुरा आदमी लगना चाहिए। उसके डाकू बनने की कोई जस्टिफिकेशन ना हो। वो इतना बुरा हो जो औरतों की इज्जत ना करता हो, बच्चों को जान से मारना उसे नॉर्मल बात लगती हो। साथ ही वो डाकू दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, उसकी पर्सनैलिटी से लगे कि ये कुछ भी कर सकता है। राज जी ने बताया था कि जब मैं विनोद खन्ना से मिला, मैंने ये सारी बातें विनोद खन्ना को बताई। विनोद खन्ना तब बहुत माइनर रोल्स ही कर रहे थे। मेरी फिल्म का निर्दयी डाकू बनने के लिए आसानी से तैयार हो गए, क्योंकि पहली बार विनोद खन्ना को कोई ऐसा मौका मिल रहा था जहां वो किरदार के अंदर समा सकते थे और याद रखने लायक कोई काम कर सकते थे। राज जी ने बताया था कि विनोद खन्ना के चलने का अंदाज, उसके शार्प फीचर्स, शार्प जॉ लाइन, अच्छा कद, सब कुछ जब्बर सिंह प्ले करने के लिए परफेक्ट था। धर्मजी फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर अजीत बने थे। राज खोसला के कहने पर धर्मजी ने अपने शरीर पर बहुत काम किया। राज जी ने बताया था कि इससे पहले भी धर्मेंद्र ने कुछ फिल्मों में थोड़ा बहुत एक्शन किया था, पर उन फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस रही, और धर्मेंद्र का फिजिकल अपीयरेंस शुरू से ही एक ही तरह का रहा, मजबूत गठीला बदन, पर फिजिक में ज्यादा शार्पनेस नहीं थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र पूरी तरह हीरो थे। काफी एक्शन था, हीरोइन ओरिएंटेड कहानी नहीं थी। मुझे यहाँ धर्मेंद्र का अपीयरेंस ज्यादा एक्टिव और शार्प चाहिए था, इसलिए मैंने धर्मेंद्र को समझाया कि मैं क्या चाहता हूँ। फिल्म का सारा यूनिट राजस्थान में उदयपुर के करीब एक गांव चिरवा में ठहरा था। हर सुबह गांव के लोग धर्मेंद्र को घोड़े की सवारी करते देखते, बैडमिंटन खेलते देखते और मिट्टी की गलियों में साइकिल चलाते देखते थे। धर्मजी ने राज जी को बताया था कि हर रोज देर शाम मुझे ड्रिंक करने की आदत है। राज खोसला ने कहा था, क्या रखा है दारू वारू में? राज खोसला ने एक तरह से धर्मेंद्र को कसम खिला दी थी कि तुम शराब नहीं पियोगे। फिल्म में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत चुस्त, बहुत फिट नौजवान दिखाना चाहता हूँ। धर्मजी मान गए और अपने अपीयरेंस को बेहतर करने में लगे रहे। हर रात राज खोसला खुद ड्रिंक करते ही थे, इसलिए उन्हें देखते हुए अपने आप पर कंट्रोल रखना धर्मजी के लिए एक बड़ा चैलेंज था। धर्मजी ने बताया था कि एक बार दोपहर में हम लोग खेतों में बैठे थे जब लेखराज जी हमसे मिलने आए। हम लोग उन्हें पापा जी कहते थे। लेखराज खोसला राज खोसला के भाई थे। लेखराज जी वहां कुछ वाइन की बॉटल्स छोड़ के चले गए। राज जी ने धर्मजी से कहा, देख जरा कैसी है ये वाइन। धर्मजी ने कहा, वाइन मेरे टाइप की चीज नहीं है, वैसे भी मैंने ड्रिंकिंग छोड़ी हुई है। फिर भी राज खोसला बहुत प्यार से कहते रहे, थोड़ी सी पी के तो देखो। धर्मजी ने सोचा राज जी को थोड़ी कंपनी दे देता हूँ। धर्मजी ने भी पीनी शुरू कर दी। राज खोसला ने अपना हारमोनियम वहां मंगा लिया और अपने फेवरेट के.एल. सहगल के गाने गाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे वो शाम नशे और म्यूजिक से भरी एक शाम बन गई। राज जी ने बताया था कि अगले दिन धर्मेंद्र को बहुत हॉर्स राइडिंग करनी थी। मैंने कहा, बस करो धर्म, ज्यादा मत पियो, मैं चाहता हूँ कल तुम बिल्कुल फ्रेश नजर आओ। अगले दिन धर्मेंद्र ने घोड़े पर जो सीन करना था वो थोड़ा रिस्की था। मैंने कहा, तुम खुद मत करना, ये सीन स्टंट मैन कर लेगा। एक्शन डायरेक्टर थे रवि खन्ना। उन्होंने भी धर्मजी को मना किया कि ये स्टंट खुद ना करें, पर धर्मजी नहीं माने। उन्होंने कहा, मैं ये सीन खुद ही करूंगा। धर्मजी ने वो शॉट दिया और ठीक कैमरा के पास आकर घोड़े से गिर गए। राज खोसला ने धर्मजी को गिरते देखा और रोने लगे। धर्मजी कितने स्ट्रांग थे ये तो आप सब जानते हैं। धर्मजी गिरे और उठ के खड़े हो गए। उन्हें कोई गहरी चोट नहीं आई थी। राज जी ने रोते रोते धर्मजी को डांटना शुरू कर दिया।
क्यों किया तुमने ऐसा धर्म, अगर चोट लग जाती तो। राज खोसला का ये पहलू भी बहुत बार सामने आता था। वो बहुत इमोशनल थे। अपनी फिल्म और अपने कलाकारों के लिए राज खोसला बहुत जज्बाती हो जाते थे। किसी से आंसू छुपाने की कोशिश भी नहीं करते थे। बाद में बहुत इंटरव्यूज में राज खोसला अपने गुरु गुरुदत्त को याद करके और अपनी माँ को याद करके रोने लगते थे। धर्म जी ने एक बार बताया था कि राज जी अपना दर्द छुपाने की कोशिश करते थे, पर दर्द कहाँ छुपता है। पहले तो वो शराब पी के अपना दुख भुलाने की कोशिश करते थे, बाद में उन्हें शराब पीने की आदत ही हो गई थी। फीमेल लीड अंजू के किरदार के लिए राज खोसला ने आशा पारेख को चुना। आशा पारेख की राज खोसला के साथ ये तीसरी फिल्म थी। पहली बार आशा जी ने राज जी के साथ 1966 में आई फिल्म दो बदन में काम किया था। दो बदन में आशा जी का काम दुनिया को तो बहुत पसंद आया ही, खुद आशा जी को बहुत पसंद था। इसके बाद राज खोसला के निर्देशन में आशा पारेख ने 1969 में आई फिल्म चिराग में काम किया था। आशा जी का काम इसमें भी बहुत अच्छा था और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था। इन दोनों फिल्मों में राज जी ने आशा जी से रूटीन हीरोइन वाला काम नहीं करवाया था, जिस तरह के रोल्स नॉर्मली आशा जी करती थीं। इस बार मेरा गांव मेरा देश में आशा जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी बहुत सीन्स ऐसे थे जहां उनके निभाए किरदार की इंपॉर्टेंस नजर आती है। उनकी प्रेजेंस ने फिल्म का ग्रेस बढ़ाया और धर्म जी के साथ उनके सुपरहिट जोड़ी का असर फिल्म की कामयाबी पर भी पड़ा। फिल्म में पगली सी एक मौसी का किरदार निभाया था पूर्णिमा ने। पूर्णिमा का असली नाम था मेहर बानो। 1940 के दशक के आखिरी हिस्से में मेहर बानो ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। विकिपीडिया के हिसाब से निर्देशक रमन बी देसाई के कहने पर मेहर बानो ने अपना स्क्रीन नेम पूर्णिमा कर लिया था। मेहर बानो की बड़ी बहन शिरीन बानो भी एक्ट्रेस थीं। शिरीन बानो निर्देशक महेश भट्ट की मां थीं, यानी पूर्णिमा महेश भट्ट की मौसी थीं। मेहर बानो यानी पूर्णिमा की पहली शादी सैयद शौकत हाशमी से हुई थी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में सेटल हो गए थे। इस शादी से हुए बेटे का नाम था अनवर हाशमी। अनवर हाशमी ने 1968 की फिल्म बहारों की मंजिल में काम भी किया था। अनवर हाशमी के बेटे का नाम है इमरान हाशमी, यानी पूर्णिमा इमरान हाशमी की दादी थीं। पहले पति के पाकिस्तान में सेटल हो जाने के बाद 1954 में पूर्णिमा ने फिल्म मेकर भगवान दास वर्मा के साथ शादी कर ली थी, इसलिए उनका नाम अक्सर पूर्णिमा दास वर्मा लिखा जाता है। 2013 में पूर्णिमा गुजर गई थीं। राज खोसला के साथ पूर्णिमा का पहली बार संपर्क हुआ जब राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट थे। तब फिल्म बन रही थी जाल। इसमें पूर्णिमा ने लीजा का किरदार निभाया था। जाल 1952 में आई थी। मेरा गांव मेरा देश में पूर्णिमा ने अपना किरदार बहुत अच्छा निभाया था। फिल्म के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर मेजर जसवंत सिंह के रोल के लिए राज खोसला ने जयंत को चुना। जयंत साहब की पर्सनैलिटी और अंदाज ही इतना शानदार था कि जब वो स्क्रीन पर होते थे तो स्क्रीन का ग्रेस बढ़ा देते थे। ये आप सब जानते ही हैं कि जयंत अमजद खान और इम्तियाज खान के पिता थे। मेरा गांव मेरा देश से पहले राज खोसला जयंत से अपनी फिल्म दो रास्ते में भी एक इम्पोर्टेंट किरदार करवा चुके थे। राज्य के अनुसार दोनों ही फिल्मों में जयंत का रोल ऐसा था कि जरा सी चूक हो जाती तो वो ओवर एक्टिंग का शिकार हो सकते थे, पर जयंत इतने कमाल के कलाकार थे जो बहुत सहज होकर अपनी बात को असरदार बना देते थे। 10 साल की उम्र में ही लक्ष्मी छाया पहली बार पर्दे पर नजर आई थी महेश कौल की 1958 में आई फिल्म तलाक में। पहले भी कई एपिसोड्स में बताया है कि इस फिल्म के क्लासरूम के सीक्वेंस में मुमताज और अरुणा ईरानी भी एज चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आती हैं। जब लक्ष्मी जी थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें छोटे छोटे रोल्स मिलते रहे। ज्यादातर हीरोइन की सहेली का रोल मिलता था। इसके साथ साथ लक्ष्मी छाया बहुत अच्छी डांसर थीं, इसलिए उन्हें कई गानों में भी काम मिलता रहा, पर अक्सर लोगों को उनका कोई काम याद नहीं आता। लक्ष्मी छाया का नाम सामने आते ही सबसे पहले सबको मेरा गांव मेरा देश ही याद आती है। यही उनके करियर का सबसे बेहतर रोल रहा। खुद लक्ष्मी जी ने एक बार अमीन सयानी से बात करते हुए बताया था कि मेरे करियर का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे लंबा रोल मेरा गांव मेरा देश में ही था। ये सब राज खोसला जी की मेहरबानी थी। राज जी मुश्किल सीन भी ऐसे एक्सप्लेन करते थे जैसे बहुत मामूली सी बात हो। सीन शूट करते समय हमें ठीक से समझ में नहीं आता था कि इसका असर कुछ होगा भी या नहीं, पर फिल्म देखते समय पता चलता था कि सीन कितना बढ़िया बना है। लक्ष्मी छाया ने बताया था कि राज जी मजाक भी बहुत करते थे। मेरा गांव मेरा देश की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन बाद मुझे यूनिट को ज्वाइन करना था। मैं उदयपुर पहुंची तो उस दिन बादल छाए हुए थे। राज जी ने मुझे देखते ही कहा, लक्ष्मी अपने साथ छाया ले आई।
कुछ लोगों ने यह भी लिखा था कि असल में इस फिल्म में लक्ष्मी छाया का रोल छोटा ही था। उन्हें डाकू जब्बर सिंह की खबरी बन के गाँव में जाना था, पर धीरे धीरे लक्ष्मी जी का काम देखकर उनके रोल को बेहतर अंदाज में डेवलप किया गया। लक्ष्मी जी ने बहुत खूबसूरती से ये इम्पोर्टेंट किरदार निभाया। मेरा गांव मेरा देश डाकुओं के खिलाफ एक इंसान की फिर पूरे गांव के लड़ने की कहानी थी। कहानी एक्शन की बात करती है। इस फिल्म में गाने कैसे हो सकते हैं जो ऑडियंस को इंगेज रख सकते थे, ये काम कोई जीनियस ही कर सकता था। यहाँ तो कई सारे जीनियस थे। राज खोसला, उनकी राइटर्स की टीम, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। राज खोसला म्यूजिक की बहुत ज्यादा समझ रखते थे, खुद गा भी लेते थे। असल में सिंगर बनने ही इंडस्ट्री में आए थे। खैर, राज खोसला ने अपनी फिल्म के गानों को एक खास अंदाज दिया। सारे गाने एक कन्वर्सेशन की तरह रखे, बातचीत की तरह रखे। मजे की बात यह थी कि आशा पारेख जैसी बड़ी स्टार होते हुए भी फिल्म के 5 गानों में से 3 गाने लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए, क्योंकि गाने ऐसे थे जो कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। पहला गाना आया आया अटरिया पे कोई चोर मुन्नी बनी लक्ष्मी छाया को उस गाँव में इस्टेब्लिश करने के लिए था। दूसरा गाना मेले में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पर था। जैसी जबरदस्त सिचुएशन थी वैसे ही जबरदस्त गाने के बोल लिखे गए और 4 चांद लगाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपोजिशन ने। लता जी के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। तीसरा और आखिरी गाना तो सबसे खास था। मेरा गांव मेरा देश का नाम सामने आते ही सबसे पहले यही गाना याद आता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सिचुएशन ये थी कि अजीत और अंजू यानी हीरो हीरोइन को बांधा हुआ है। गाना गाती है मुन्नी। कहानी में मुन्नी कभी सही का कभी गलत का साथ देने में उलझी रही। मुन्नी का झुकाव भी अजीत की तरफ हो चुका था। ये सारी बातें दिमाग में रख के गाना बनाना था। अब ये गाना फिल्म का आखिरी गाना है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। गाना क्या होना चाहिए ये तय नहीं हो पा रहा था, इसलिए राज खोसला इस गाने की शूटिंग को टालते रहे, आगे सरकाते रहे। राजी ने बताया था कि मैंने लक्ष्मीकांत और आनंद बख्शी को गाने की सिचुएशन समझाई। पूरी बात सुनकर आनंद बख्शी ने सिकंदर और पोरस के बीच हुई फेमस बातचीत का रेफरेंस दिया और कहा गाना ऐसा होगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। राजी ने बताया था कि कुछ ही पल में पूरा गाना लिखा गया। कई लोगों ने राजी से कहा कि आपने अपने स्ट्रॉन्ग हीरो धर्मेंद्र को तो बांध रखा है, एक शानदार डांसर आशा पारेख को भी बांध रखा है, खतरनाक डाकू बने विनोद खन्ना को बैठकर दारू पीने के लिए कहा है। सारा गाना मुन्नी बनी लक्ष्मी छाया के भरोसे है। गाना असरदार कैसे बनेगा, पर फाइनली गाना कितना असरदार बना ये सारी दुनिया जानती है। यही कमाल था राज खोसला, आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गाने के बोल और धुन तो आपस में समाये ही हैं। गाने का बेहद शानदार ऑर्केस्ट्रा, म्यूजिकल अरेंजमेंट इतना शानदार है कि यह गाना हमेशा फ्रेश लगता है। मेरा गाँव मेरा देश के 2 गाने फिल्म की हीरोइन आशा पारेख के हिस्से भी आए। आशा जी ने बताया था कि राज खोसला जब मूड में होते थे तो शॉर्ट्स में एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। सोना ले जा रे ये पूरा गाना राज जी ने राउंड ट्रोले लगाकर शूट किया था। बीच में कुछ अलग शॉट्स थे, क्लोजअप थे। राज खोसला उन चुनिंदा डायरेक्टर्स में से थे जो गाना फिल्माने में माहिर थे। फिल्म के 5 गाने लता जी ने गाए थे। सिर्फ एक गाना ऐसा था जिसमें मेल वॉइस साथ थी और वो आवाज थी रफी साहब की। धर्मेंद्र हर गाने में मौजूद थे, पर पर्दे पर उन्होंने एक ही गाना गाया। क्या कहता है। बाकी गानों की तरह ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। क्या कहता है। महेश भट्ट इस फिल्म में प्रोडक्शन कंट्रोलर भी थे और राज खोसला के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। महेश जी ने बताया था कि राज जी को शूट पर लाने के लिए सुबह जगाना बहुत मुश्किल काम होता था। राज खोसला के बारे में ये फेमस था कि उन्हें सुबह जल्दी उठना सबसे मुश्किल काम लगता था। कई बार वो खुद ही अपना शूट कैंसिल कर देते थे। भट्ट साहब ने बताया था कि राज जी जब तक शॉट से खुद सेटिस्फाई नहीं होते थे, शॉट ओके नहीं करते थे। कई बार शूट किया हुआ पोर्शन भी दोबारा शूट करते थे।
क्लाइमैक्स के लिए राज खोसला ने चिरवा गांव के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। सबसे कहा जिसके घर में जो भी हथियार है लेकर आ जाए। सारा गांव अपने अपने घर से हथियार लेकर आ गया। कुछ लोगों के पास बहुत पुरानी तलवारें थीं। राज खोसला ने सारे गांव वालों को समझाया कि धर्मेंद्र और विनोद खन्ना एक्टर हैं, ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। कहानी के हिसाब से विनोद खन्ना डाकू है। गांव वालों ने राज्य की बात समझकर पूरा कोऑपरेट किया। सारे फिल्म यूनिट को लस्सी पिलाई और खाना खिलाया। राज खोसला का कमाल ये था कि फिल्म के आखिरी हिस्से में अपनी शॉर्ट टेकिंग से राज्य ने ऑडियंस को बहुत क्लियर दिखाया कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ खड़ा है, कौन किस तरफ से आ रहा है। बहुत खूबसूरती से शॉट्स क्लोजअप और वाइड शॉट्स में मिक्स होते थे और बहुत सुंदरता से जूम का इस्तेमाल किया गया। इस फिल्म में उनकी शॉट टेकिंग बहुत अलग थी। इसका एक कारण यह भी था कि इस बार कैमरामैन प्रताप सिन्हा पहली बार राज खोसला के कैंप में आए थे। राज खोसला की तरह प्रताप सिन्हा ने भी देव साहब के बैनर नवकेतन फिल्म्स में काम सीखा था। वो फली मिस्त्री के असिस्टेंट भी रहे थे। मेरा गांव मेरा देश के आखिरी हिस्से में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फाइट का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा खुद धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ने ही परफॉर्म किया था। मेरा गांव मेरा देश से इंस्पायर होकर शोले में बहुत कुछ शामिल किया गया। इस बारे में बहुत सी बातें होती ही रहती हैं। इस चैनल पर भी एक एपिसोड पहले बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मेरा गांव मेरे देश के बजट की कोई सही जानकारी नहीं है। बॉक्स ऑफिस इंडिया साइट के हिसाब से फिल्म की नेट कलेक्शन थी 3 करोड़। फिल्म सुपरहिट थी। मेरा गांव मेरा देश 1971 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। पहले नंबर पर थी हाथी मेरे साथी। धर्मेंद्र इस फिल्म से पहले भी अच्छी पोजीशन पर थे, पर इस फिल्म की सफलता ने धर्मेंद्र को सही मायने में एक्शन स्टार बना दिया और आने वाले कई सालों तक धर्मेंद्र टॉप स्टार रहे। असल में मेरा गांव मेरा देश का सबसे ज्यादा फायदा विनोद खन्ना को हुआ। विनोद खन्ना को निर्माता निर्देशक अलग नजर से देखने लगे थे। मेन स्टार कास्ट के साथ काफी सपोर्टिंग कास्ट भी थी। सुधीर, दुलारी, असित सेन, भगवान दादा, मोहन चोटी, बीरबल और भी कई कलाकार थे। फाइनल क्रेडिट्स थे स्टोरी बाय खोसला एंटरप्राइजेस, स्टोरी डिपार्टमेंट, स्क्रीन प्ले GR कामत, डायलॉग्स अख्तर रोमानी, एडिटर वामन भोसले, कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट और नायडू, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता लेखराज खोसला, बोलू खोसला, निर्देशक राज खोसला। तुम्हें मुझसे क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं। तो फिर मुझे पकड़वाया क्यों? मेरा फर्ज था। देखो मेरा बेटा जिंदा है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। काले खट्टा चाय मोरा झींगा लहराए। तो फिर क्या चाहिए महाराज? दिल दिख देखो, दिल दिख देखो। दुश्मन पर वार करने से पहले जरूरी है दुश्मन को जानना, और ये काम मुन्नी बाई से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। अगर हम दोनों मिल जाए तो इन डाकुओं का बीज नाश हो सकता है। अरे गोली अपना काम कर चुकी है, मैं बच नहीं सकता। रुक जा। मत हो बापू। कहाँ गई तुम्हारी वो लंबी जबान जिससे बड़े बड़े झूठ बोले हैं? तूने मेरी अंजू को जब्बर सिंह जैसे खूनखार आदमी के पास भेज दिया। नहीं। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। तुम्हारा जो जी चाहे मेरे साथ सलूक कर लो। ये तो सर से पैर तक नशा ही नशा है। जाओ, जल्दी से भाग जाओ अंजू को लेकर। इसके साथ ही 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।